हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है। वेलकम टू डेली एपिसोड। तो कल के लिए आगाज़ करते हैं। और कल का जो कि वेडनेसडे का मैच डे 7 और आगाज़ करते हैं। और अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है जो कि अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके की कंडीशन होगी, फ्लैट टेक कंडीशन होगी। और आपका पिच रिपोर्ट जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है। 170-80 तक का पॉसिबल है, 200 प्लस भी पॉसिबली बन सकते हैं। जिस तरीके से बेस्ट ऑप्शन है वो फील्ड लेना बेहतरीन है। और अहमदाबाद का है चेजिंग इजी। साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। कैनेडा लाइनअप है। इसी तरीके से फिर अगर आप देखा जाए तो अगर आप नज़र रखें तो तकरीबन जो वेदर यहाँ पे होगा वो तकरीबन 33 डिग्री का वेदर होगा और सुबह का टाइम होगा। और जैसा कि अभी आपने देखा, मैं मेरी नज़र में बैटिंग पहले लेना ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि सुबह का टाइम होगा और थोड़ी सी ड्यू भी होगी। और सुबह का टाइम होता है आपका जैसे 33 डिग्री का वेदर है तो मुमकिन है आपको 10% भी आपको थोड़ी सी ड्यू भी ले, पावर भी ले में थोड़े से आप रन बना सकते हो। चांसेस हैं रन्स कवर करने के। और सबसे बड़ी बात 170-80 इसमें दिखा रहे हैं, नॉर्मल एवरेज इनिंग है। मुमकिन है 200 प्लस भी जा सकती है दूसरी इनिंग में। और इम्पॉसिबल जो चेज है यहाँ पे वो इस टाइम पे वो 200 प्लस ही है। तो कहने का मकसद ये है कि पहली बैटिंग को फिर भी थोड़ा बहुत मैं कंडीशन वाइज वेदर जो चल रहा उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि दूसरी इनिंग में एक तो ये है कि थोड़ी सी पिच पर नमी पड़ेगी तो वो सिर्फ पावर प्ले की हद तक आपको दूसरी इनिंग में आपको फ़ायदा देगी, वरना अदरवाइज जितना टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो मुमकिन है कि चेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा आपको मैंने मेजर फैक्टर बता दिया है। स्क्वाड पर अगर आप देखो तो एडन मार्करम होंगे, क्विंटन डिकॉक, रियान विकिल्टन, ट्रिस्टन स्टॉप, डिवाल ट्रेविस, डेविड मिलर, मार्को जेंसन, केगी सुराबाडा, एनविच नॉर्गे, केशव महाराज और लुंगी सानी एंगिडी। यही होगा। पाका का तो मुश्किल है क्योंकि मेन बॉलर्स हैं, बड़ी टीम है अफगानिस्तान। तो यही होगी कप्तान राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमर जई, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, दारुश रसूली। ये तो वही होगा जाहिर है। नवीन की जगह आपका फिर अब्दुलरहमान या जहूर रहमान, अहमद जई, इन तीनों में से कोई एक खेल जाए। फजल हक, फारूकी, मुजीब और नूर अहमद। देखा जाए तो राशिद और नूर अहमद ये डिसएडवांटेज बन सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। उसका रीज़न ये है कि पावर प्ले के बाद ब्रेविस और स्टब ये दो बैट्समैन ऐसे हैं। रिगिल्टन भी थोड़ा अजाब बन सकता है नूर के लिए। नूर थोड़ा सा फंसा भी सकता है, बना भी सकता है स्टांस वाइज और एक्शन वाइज। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के। तो अगर नूर और राशिद को अगर पटक सकता है तो वो स्टफ और ब्रेविस है, मिलर, ये तीन बैट्समैन ऐसे हैं कि ये फंसा सकते हैं। और क्योंकि अहमदाबाद की जो पिच की जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसी है कि वो फ्रंट फुट वालों के लिए ना, और ख़ासतौर पर रिस्ट स्पिनर है उनके लिए थोड़ा सा मौत पर बन सकता है तकरीबन। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बॉलर मिलके भी 80 रन दे सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और फास्ट बॉलिंग के लिए भी थोड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि फजल हक, फारूकी ये लिए इतना फ़ायदेमंद है नहीं। ये पिच पावर प्ले में वो सिर्फ रन से रोकने में आपको काम दे सकता है, उतनी उसकी हिलती नहीं है यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये कि आपका मुजीब एक ऑप्शन है जो कि पावर प्ले में थोड़ा थ्रेट दे सकता है रिकिल्टन और डीकॉक को। ये एक वाइब बॉलर है क्योंकि जिस तरीके का स्टांस है बैकफुट वाला, ये मुजीब थोड़ा सा फंसा के दे सकता है। बाकी अगर बॉलिंग में देखा जाए तो डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में आप कह सकते हो कि अजमतुल्लाह उमर गई 8 या 10 ओवर में थोड़ा रन रोकने में मदद दे सकता है। डेथ ओवर में इनके पास एक ही ऑप्शन है गुलबदीन नाइब, जो बाउंस स्लोवर जो कटर मारता है ना उसमें फंसा सकता है। और बाकी इनके पास
बॉलिंग में और कोई ऑप्शन नहीं हुई। इनके बाद डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट था नवीन उलक, वो इंजर्ड हो चुका है। तो इसीलिए हम जाएंगे साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान की जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसमें मुझे बाकायदा फटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जैसे मैंने बताया था, इसीलिए इसी वजह से मैंने अफगानिस्तान का मैंने ना कहा था और ग्रुप ऑफ डेथ में कि भाई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जाएगी। उसमें कल पहले मैच में सारा रिजल्ट नज़र आ गया था, परसों सॉरी। आगाज़ करते हैं फिर दूसरे मैच का, जो कि श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का मैच है, जो कि प्रीमादर्शा स्टेडियम कोलंबो के अंदर है। जैसा कि अगर आप देख रहे हो पिच का रिपोर्ट, तो उससे स्लाइडली स्लो सरफेस है, स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन के लिए थोड़ा बेनिफिट भी होती देगी। बैट्समैन के लिए भी ये है कि थोड़ा बहुत सिंगल लेवल में थोड़ी मदद दे सकती है। तो ये दोनों तरफ से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। और 150-165 तक एवरेज इनिंग है यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा होगा श्रीलंका का जो मैच हुआ था आयरलैंड से, उसमें भी 162 तक ये लोग रन्स बना सके थे। और फिर उसके बाद फिर अगर आप देखें बैटिंग थोड़ी सी टफ हो सकती है पहली इनिंग, क्योंकि ग्रिप जो है वो टर्न ज़्यादा देरी होती है। जैसा कि आपने देखा था कुर्टिस कैम्पर का, जिस तरीके से हैम्फ्री का जिस तरीके से टर्न हो रही थी, तो ये एक सबसे बड़ा एक फ़ायदेमंद साबित हो रहा था पहली इनिंग के लिए। और जिसमें आप देख रहे थे कि 15 ओवर तक मुश्किलात का सामना आ रहा था और डेथ ओवर आया है तो भी श्रीलंका ने बाकी के रन कवर किए, 50 रन बनाए बाकी के 4 ओवर में। बाकी 110 तक ही चल रहा था 16 ओवर में। तो एक ये डिसएडवांटेज में था। तो एक मैं कंडीशन वाइज आपको समझा रहा हूँ दूसरे मैच पे, पिछले मैच को सिनेरियो पर रख के। और चेज पॉसिबल यहाँ पे 160-65 तक है, आयरलैंड कर सकती थी चेज। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टर्लिंग ने पावर प्ले जिस तरीके से 40% वेस्ट किया था, वो एक डिसएडवांटेज का समय बना था। और दूसरी बात मैंने उसमें बताया था कि बालबर्नी को उन्होंने नहीं खिलाया था। एंकर वाला अगर बैट्समैन अगर वन डाउन अगर रख दे तो पीछे कोर्टिस कैम्पर और आपका हैरी टेक्टर के लिए एक थोड़ा शील्ड का काम करता है। और फिर पीछे आपके पास फिर लॉर्कन टकर को रखते, लेकिन गलती इन्होंने ये की बालबर्नी को नहीं खिलाया, ऊपर से भी वो भेज दिया आपने फिर है टेक्टर को, फिर ऊपर से लॉर्कन टकर जो फिनिश करने वाला है उसको एक नंबर ऊपर भेज दिया, यानी कैंपर को भेजने की जगह कैंपर को पहले भेजते तो टेक्टर की बचत हो सकती थी, इनिंग को बिल्ड कर सकते थे। नीचे भी लॉर्कन टकर एक फिनिशर बचता, क्योंकि वो पहले ही आउट हो गया, कैंपर अकेला खड़ा रह गया, पीछे कोई फिनिशर नहीं था। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ था। वरना डेथ ओवर में कोई अगर एक लॉर्कन टकर टाइप का फिनिशर खड़ा रह जाता या बालबर्नी टाइप का एक एंकर बैट्समैन होता, आराम से इजीली चेस के लिए पॉसिबिलिटी एक रास्ता इख्तियार बन जाता। तो ये एक डिसएडवांटेज आया है सबसे बड़ा। और चेजिंग पॉसिबिलिटी में जिस तरीके से एक नॉट इम्पॉसिबल है वो है 175 प्लस टारगेट, क्योंकि आप जितना भी मार लो डेथ ओवर में थोड़ा फंस सकता है, क्योंकि डेथ ओवर के बॉलर कटर्स टाइप के स्लोवर, उनके लिए स्पिनर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है दूसरी इनिंग में। पावर प्ले में थोड़ा सा खाली फायदा मेन मिलेगा बैटिंग करने वाली को, वरना अदरवाइज वो सिर्फ पहली इनिंग की थोड़ी लग्जरी मिलेगी। अब जिस तरीके से 162 भी श्रीलंका ने बना लिए, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पिच की बिहेवियर जिस तरीके से एंड तक मैंने आयरलैंड का देखा था, तो 162 भी अब मुझे मुश्किल लग रही है। 150 से अंदर बने या 150 तक बने, ये पॉसिबिलिटी मुमकिन है कि अब 175 ये बता रहा है, 165 प्लस टारगेट अब डिफेंड चेज करना मुश्किल हो, डिफेंड के लिए पॉसिबल हो सकता है। ये मैं आपको पिच के बिहेवियर को और स्ट्रेटजिकली मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की वो चाहेगी कि बैटिंग करे, कोशिश करेगी 170 प्लस करने के लिए, ताकि वो डिफेंड करने के लिए ईजिली हो, क्योंकि उनके पास जिस तरीके से आप दिखा रहे दे कि मैक्सवेल वर्सेस लिटिल, फिर आपका भी जैम्पा वर्सेस स्टर्लिंग, इस तरीके से ये की प्लेस ऐसे रखे हुए हैं ना उन्हें। और स्क्वाड पर अगर नज़र रखें तो ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस है, टिम डेविड, जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, जावियर बार्लेट और बेन डेवाइस, हेजलवुड और आपका जो कमीज है उसको ये लोग रेस्ट करवाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों भी इंजरी से वापस आ रहे हैं।
तो उनको बड़े मैचेस के लिए ही रखेंगे मुमकिन है, और इसलिए बार्लेट और आपका डिवाइसिस को ये लोग खिला रहे हैं। और मिचेल स्टार्स की भी कमी है क्योंकि उसने पिछले साल रिटायरमेंट ले ली थी, तो उसकी भी एक कमी इस वर्ल्ड कप में नज़र आएगी, खास तौर पर डेविड वार्नर की जो 24 में था, तो ये थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है। और अगर आयरलैंड का अगर देखें तो पॉल स्टर्लिंग है, बालबर्नी खेल जाए तो अच्छी बातें दिखा रहे हैं, हैरी टेक्टर है, टकर है, कोटिस कैंपर है, जॉश डॉकरेल, गैरेट डिलेनी, मार्क अडेर, बैरी मैकार्टी, जॉश लिटिल, क्रेगियन। अब देखा जाए तो जो इन्होंने नाम में उसका भूल गया हूँ, कार्टिस पता नहीं ऐसा कुछ नाम था उसका बैट्समैन का, उसको उन्होंने खिला दिया था बालबर्नी की जगह। उसमें मेरे को मुमकिन है कि इसी को ही खेला है। और रॉस अडेर को इसमें जो मिसिंग आ रही थी वो रॉस अडेर को, क्योंकि रन उसी ने बनाया था। स्टर्लिंग तो बीच में हट के चले गया, तो मुमकिन है कि आपका इसमें क्रेगियन की जगह खेले, और मुमकिन है कि आपका या हैम्फ्री इसमें मिसिंग हो रहा है, जॉश लिटिल की जगह हैम्फ्री को रखें। वजह ये है कि लिटिल फिर सकता है यहाँ में, फास्ट का इतना काम नहीं, तो स्पिन का ही ज़्यादा फायदा होगा। हैम्फ्री पावर प्ले में भी थोड़ी अच्छी आर्म बॉल करता है, फंसाता है थोड़ा। मसला सारा ये है कि वो मिडिल ओवर के बाद और डेथ ओवर में थोड़ा पिटने लग जाता है, वो क्योंकि स्लो होने लग जाती है इसकी बॉल, और वो रिलीज बहुत हल्का करने लग जाता, तो इसमें फिर बैट्समैन के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो इसमें अगर देखा जाए ओपनिंग में मार्श और हेड का ये है कि पावर प्ले में एक बेनिफिट उठा सकता है, मार्श के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पिन में थोड़ा वीक है, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पर अगर मिल जाए कहीं ना कहीं, या आगे बढ़ के थोड़ा टांगों का इस्तेमाल करे, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है। मैक्सवेल इनके बाद स्पिन में खेलने वाला, क्योंकि वो बादशाह स्पिन में है। स्टोइनिस इनके बाद डेथ ओवर तक ले जाने के लिए फिनिशिंग का भी टिम डेविड बीस्ट टिम बीस्ट पागलों की तरह मारता है स्पिन में, ये भी है इसका बेनिफिट है। शायद इसी वजह से जो जॉश लिटिल को रखें या ना भी रखें, देखिए दोनों सूरत में इनका फास्ट में थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है लिटिल की सूरत में, कि हेड है इनके सामने, और स्टोइनिस है, टिम डेविड और मैक्सवेल ये हैं स्पिन पर खेलने वाले, ये एशियन कंडीशन है, ये फंस सकते हैं फास्ट पर थोड़ा। इंग्लिश इनके पास है, कैमरन ग्रीन, नेथन एलिस एंड में अच्छी शूटिंग दे देता। बॉलिंग में अगर देखा जाए बार्लेट और डिवाइस और एलिस की 3 ऑप्शन है पावर प्ले में। मैक्सवेल भी करवा सकता है, लेकिन पावर प्ले के बाद भी करवा सकते हैं। मैक्सवेल हो गया आपका, और जैम्पा, ये 2 एक इनके पास स्पिनर हैं, और ट्रेविस हेड पार्ट टाइम में ऑफ स्पिन ऑप्शन है। मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो एलिस की जगह ये जो ऑर्थोडॉक्स को ये जो लेके गए, मैं उसका नाम भूल गया, खूनेमान, मैथिक खूनेमान, उसको खिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्पिन के लिए बेनिफिट एक ऑर्थोडॉक्स का है, और एक ऑफ स्पिन का मैक्सवेल का, 2 का वेरिएशन मिल जाएगा। पावर प्ले में तो बार्लेट और डिवाइस हैं, पार्ट टाइम में इनके बाद 2 ऑप्शन है, कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल की सूरत में। और अगर रोटेशन की अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श एक अच्छा ऑप्शन है पावर प्ले में। 1 डाउन में आप स्टोइनिस को रखो, 2 डाउन आप इंग्लिश को ले आओ, फिर कैमरन ग्रीन को रखो आप 2 डाउन, 3 डाउन आप भले भी इंग्लिश को रखो, ताकि बीच में ज़रूरत हो एक एंकर करने वाले की, तो कहीं स्पिन और बहुत अच्छा खेलता श्रीलंका में, एक्सपीरियंस है। क्योंकि पिछले साल जब मैंने देखा था श्रीलंका की जो सीरीज़ हुई थी, उसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट मैच में भी ओडीआई में भी एक्सेल कर रहा था, रिवर्स स्वीप सबसे ज़्यादा था यहाँ पे। और क्योंकि ये फास्ट पे खेलने वाला था भाई, इसने अपना आपको स्पिन में बहुत अच्छा बिल्ड कर लिया था, तो एक्सपीरियंस है आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलने का, या रिवर्स स्वीप पे मारने का, या उसको स्वीप मारने का। तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। टिम डेविड इनके पास रेटिंग में एक सबसे बड़ा, तो मैक्सवेल आपके पास है नीचे। तो ये इस तरीके से है, लेकिन मैक्सवेल को ये लोग ऊपर ज़ाया कर देंगे। मसला सारा ये है ना कि ये सरकारी कोटा सिस्टम है इसका यहाँ पे, ये मसला सारा, और कुछ नहीं। बॉलिंग में अगर देखा जाए बार्लेट डिवाइस थोड़ा सा फ़ायदा दे सकते हैं, इतना बेनिफिट थोड़ा नहीं देंगे। एलिस थोड़ा सा दे सकता है,
डेथ ओवर में बॉलिंग हल्का फुल्का दे दे, स्पिन में इनके बच जाए, स्पिनर से इनको ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आयरलैंड का देखें तो आयरलैंड की बॉलिंग जिस तरीके से कराई थी वो काबिल तारीफ़ थी श्रीलंका के अगेंस्ट, वो तो मैं बोलूँगा तारीफ़ तो करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फंस रहे थे। बैटिंग इनकी थोड़ी सी अदाब बन गई थी और बैटिंग ही इनकी स्ट्रेंथ है, बैटिंग इनकी बन सकती थी लेकिन बैटिंग ने ही इनको मरवा दिया था। तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से अगर ये फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो बेनिफिट वो मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से तो हम फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाएंगे 60%, क्योंकि स्किल वाइज स्टैंड वाइज डेप्थ इनके पास, बॉलिंग और बैटिंग की रोटेशन इनके पास, ऑलराउंडर जिस कैटेगरी के हैं तो वो बीट कर सकते हैं आयरलैंड को। तो ये था। फिर इसी तरीके से भी तीसरे मैच का आगाज़ कर लें वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि मुंबई के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। जिस तरीके से अगर आप पिच का ये देखो तो इस तरीके की बेनिफिट की ये पहले मैच की पिच है जो कि यूएसए वर्सेस इंडिया का हुआ था मैच, और जो पहले पिच दिखाई थी इस तरीके की ग्रास थी, फिर बाद में कट कर दी थी। फिर उसके बाद फिर कल के मैच की परसों की यूएस इंग्लैंड की यहाँ की कंडीशन की है, तो यानी तीसरा मैच इंग्लैंड का, तो एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत बेनिफिट दे सकता है इंग्लैंड के लिए। और इसी तरीके से अगर आप आगाज़ करें तो ट्रेडिशनली बैटिंग पैराडाइज है, थोड़ी सी यूज हो गई है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। 175-85 तक दिखा रहा है, नाइट का सीन होगा तो इसमें भी मुमकिन है कि ड्यू फैक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि पिच की जो वेदर जो है वो 35 डिग्री तक का होगा, और रात का जो मैच है वो तकरीबन 30 डिग्री तक जाएगा, 30 से 31 डिग्री। तो मुमकिन है कि ड्यू फैक्टर सिर्फ 5% के चांसेस है, इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो इसमें फिर भी ट्रेडिशनली आपका जो है वो बेनिफिट फर्स्ट इनिंग के जो एवरेज है इसमें बताया, फिर रिसेंटली आपको कॉम्पिटिटिव 180-85 शो हो रही है, फिर आपका भी चेस पॉसिबल 185-90 तक का है, वेरी रियलिस्टिक कंडीशन बैटिंग, चेस इम्पॉसिबल 200 प्लस तक का। तो इसीलिए जो कोशिश करेगी टीम यहाँ पे वो बैटिंग ही करने की कोशिश करेगी, बॉलिंग जो 5 से 10% जो ये चांसेस है तो इसमें कोशिश करेंगे। फंस सकती है थोड़ी सी पिच यूजेबल हो गई है तो 175-85 इसमें दिखा तो मुमकिन है इससे कम वो भी हो, 165-70 तक जाए वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग है, मुमकिन है इंग्लैंड फंसा सकती है। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर अगर नज़र रखें तो पहली बैटिंग ही ज़्यादा बेनिफिट है, 180-200 तक का भी टारगेट फिर भी डिपेंड हो जाएगा, लेकिन कह नहीं सकते कि दोनों टीमें ऐसी हैं, इनके पास हिटर्स डेप्थ इतनी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, फंसा सकते हैं मैच, 18 तक भी ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर इंग्लैंड का स्क्वाड देखें तो मुमकिन है टॉम बेंटन की जगह टॉम बेंटन को ही खिलाए, फिल सॉल्टो, जॉर्ज बटलर, हैरी ब्रूक, जैक बैटल, सैम करन, विल जैक, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल वाशी। इसमें जो टॉम बेंटन का दिखा रहे हैं मेरी नज़र में मुझे लगता है कि टॉम बेंटन की जगह या तो ये जेमी ओवर्टन को खिलाए या मुमकिन है लुक वुड को खिलाए। दो ऑप्शन है, लुक वुड मुंबई से खेला हुआ है तो एक्सपीरियंस भी पिच का, लेकिन अगर इनके पास सैम करन का ऑप्शन है तो मुमकिन है ये बड़ा मैच है तो इसमें ये रिस्क ना लें, तो इसलिए भी ओवर्टन के साथ जाएं क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है नीचे आगे और बॉलिंग का उसके पास एक अच्छा चार्म है, तो ये चार्मिंग एक अच्छी सिनेरियो है इनके पास। और इसी तरीके से अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ का तो ब्रेंडन किंग है, शे होप ओपनिंग होंगे कैप्टन, सिमरन हेटमायर है, फिर ब्रोमन पॉल, रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, हुसन चेस, डेविस मोटी, रोमारियो शेपर्ड, अकील हुसैन, जेडन सील या मैथ्यू पोर्टर में से कोई एक होगा, लेकिन जेडन सील्स ही मुझे लगता है कि वो कंडीशन शूट भी करेगी, वही टीम में उसको रेस्ट भी करवाया काफ़ी पहले मैच में तो मुमकिन है इसको खिलाए। और मुझे जहाँ तक इसमें शमाल जोसेफ का मिसिंग है, मुझे जो लगता है वो रोमारियो शेपर्ड की जगह शायद शमाल जोसेफ को खिलाना चाहिए, रोस्टन चेस को नहीं बैठाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मेरे को तो लग रहा है रोस्टन चेस को ये लोग बैठाएंगे और जैसे रोमारियो शेपर्ड पे ज़्यादा रिलाई करेंगे।
तो अगर देखा जाए तो टीम दोनों की बैलेंस है। अगर बैटिंग में अगर देखा जाए इंग्लैंड के पास पावर प्ले में डकी सॉल्ट का एक अच्छा ऑप्शन है। 1 डाउन में आपका बैटल का वो बटलर को 2 डाउन आप रख दो तो ज़्यादा बेहतर है। ये 4 टॉप 4 फिर हैरी ब्रूक 5 तक की आपकी बैटिंग बिल्कुल क्लियर है कि 5 तक आपके बैटर्स 10 से 12 ओवर में अच्छे रन आपको बना के दे सकते हैं। वरना इससे नीचे के जो है सैम करन, ये थोड़ा सा झटका है। विल जेक डॉसन आपको थोड़े से रन दे सकता है, ओवरटर्न थोड़ा पच सकता है। और बॉलिंग में अगर देखा जाए आर्चर थोड़ा बहुत पावर प्ले में आपको बेनिफिट दे जाए ओवरटर्न के साथ, वरना अदरवाइज डॉसन और विल जेक आपको पावर प्ले में एक अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। आदिल राशिद के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पिट सकता है और तकरीबन 8 से 12 की इकोनॉमिक से ही जा सकता है। यानी कहने का मकसद 3 ओवर में 40 से 36 रन की एवरेज इसको इनिंग पड़ सकती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिसएडवांटेज है इसके लिए। पार्ट टाइम में इनके पास बैटल का एक अच्छा ऑप्शन है, दो इनके पास वैसे ही हैं। विल जेक और डॉसन 2 की वेरिएशन, लेग स्पिनर इनके पास अलग है, 2 फास्ट इनके पास हो जाएंगे। तो ये भी एक, और कभी कभी ब्रूक भी डाल देता है मीडियम पेस। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ का देखो तो किंग और होप है। कोलकाता की कंडीशन में ये लोग थोड़ा फंस रहे थे, लेकिन यहाँ की कंडीशन अलग है, थोड़ा बेनिफिट दे सकती है। तो पावर प्ले में कोशिश करना है कि सैम करन हो गया आपका और आर्चर हो गया आपका, ओवरटर्न अगर खेले। ये 3 बॉलर्स का ऐसा ऑप्शन है कि 3 से 4 ओवर में जितने रन्स को बना सकें बनाए। वरना फिर ये 3 से 4 ओवर के बाद अगर विल जेक और डॉसन को अगर लगा दिए तो ये भी मारने के चक्कर में जाएंगे गैप के, ये कहीं ना कहीं विकेट दे सकते हैं। क्योंकि इसी की हरकत इन्होंने पावर प्ले के बाद ये कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गए थे। पावर प्ले में तो और मुश्किल होगा, वो गैप सर्किल पूरा फील्ड होगा तो वहाँ पर गैप निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये तो इनको उठा के मारना पड़ेगा। लेकिन किंग का मसला ये है कि थोड़ा लंबा है, वो इसको उठाने में थोड़ा मुश्किल होता, वो हाइट की वजह से थोड़ी जो फ्रंट फुट की जो बॉल होती है उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इनके पास फिर रदरफोर्ड और हिटमायर 2 अच्छे हिटर हैं इनके पास। पॉवल इनिंग को ले जाने बैलेंस रखने वाला, ओल्डर इनके पास, और चेस को अगर खिलाए तो 2 इनके पास एंकर वाले बैट्समैन है। शमाज जो सबको खिलाए तो एक अच्छा हीटर है। वरना अगर चेस को अगर ये बैठा है हीटर पर ज़्यादा रील आएगा ना, शेपर्ड को लेके जाए तो शेपर्ड का भी एक ऑप्शन है आखिरी में हिटिंग करने का। और बॉलिंग में अगर देखा जाए जेडन सील्स और शमाज जोसेफ की और अकील हुसैन को तो इतना नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी पावर प्ले में। पिछले मैच में भी उन्होंने 5 को ज़्यादा यूज़ किया था। तो मुमकिन है कि जी सील्स और शमाज जोसेफ ये 2 अच्छे करामत साबित हो जाए पावर प्ले में। इंग्लैंड की जिस तरीके से झटके पटका सकते हैं, थ्रेट दे सकते हैं फास्ट बॉलर थोड़ा बहुत। इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर दूसरी इनिंग की हो या पहली इनिंग हो, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। और अकील हुसैन इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और गुडा की स्मोटी पावर प्ले के बाद जिस तरीके से उसका जो पटकना जो आता है ना इस एक्शन में, वो एक सबसे बड़ा खतरनाक दे सकता है। और वो किस किस को दे सकता है वो भी मैं आपको बताना। फील्ड शॉट और बटलर के लिए फंस सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। हैरी ब्रूक थोड़ा इसको उसका स्थान से सहेगा, वो कहीं ना कहीं कवर करके मार ले। ये स्क्वाड का मैंने आपको बता दिया। इसमें शेपर्ड इनके बाद डेथ ओवर में एक ऑप्शन है। पावर प्ले में सील्स और शमाज जो पावर प्ले के बाद गुडा की स्मोटी शेस को अगर खिलाएंगे तो दूसरा एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑफ स्पिन का वेरिएशन। वरना फिर ये रोमारियो शेपर्ड पे डिपेंड करेंगे कि वो डेथ ओवर में वो थोड़ा पिट्टा भी मिडिल में थोड़ा सा आपको बचा ले थोड़ा बहुत। तो ये अगर देखा जाए बॉलिंग की डेप्थ में तो बॉलिंग दोनों की और बैटिंग दोनों की बराबर है, बैलेंस है। और फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है 50-50 मैं मेरा मतलब दिमाग कह रहा है टेक्निकली। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ 60% में फिर भी इंग्लैंड के साथ ही जाऊँगा मैं। इंग्लैंड ही जीतेगा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड फिर भी बच जाता है कहीं ना कहीं, बाजी मार लेता है एंड मौके पे। वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है कहीं ना कहीं चौक कर सकती है, क्योंकि अगर
टॉप ऑर्डर में ब्रेंडन की गई और शे होप की अगर अच्छी स्टार्टिंग नहीं मिली, आप फिर वो पॉवल अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा। और रदरफोर्ड और आपका ये जो हिटमायर है ना, ये झटके, ये जल्दी अगर ये पटक गए ना, आखिरी में भी सारा जो जोर है ना वो पे पॉवल और पे होल्डर पे पड़ेगा। और जब ये हिटिंग करने पे जाएंगे, फंसेंगे, तो पीछे भी कोई बचेगा नहीं शेपर्ड के अलावा। और अगर ये जल्दी अगर निपट गए, कोई एक इनमें से बच गया, वो अकेला फिर एक्सेल नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी एक सबसे बड़ा एक मुश्किल दे आ सकती है ये जो मैंने आपको सिनेरियो रखा है। और बैटिंग में देखा जाए तो इंग्लैंड फिर भी थोड़ा बहुत कर लेगा वेस्ट इंडीज़ के अगर थोड़ा फंस सकता है पावर प्ले के बाद। फिर भी आहिस्ता अगर सिंगल लेवल वाली इनिंग में चले तो ट्रेडिशनली इनिंग तो वो काम कर सकता है बेसबॉल की, अगर ना जाए ज़्यादा तो। इसलिए ये थी आज की वीडियो हमारी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया, यहीं से जुड़ी रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।